हाय हेलो मेरे लाल मेरे हरे मेरे पीले मेरे नीले, वेलकम टू द लॉजिकल अकाउंटिंग। और बाबू, आज की क्लास से हम स्टार्ट करने वाले हैं वो चीज जो हमने प्रॉमिस की थी। पूरे यूट्यूब पे बाबू कहीं पे भी ऐसा एक सिंगल मतलब एक ऐसा कोई कंटेंट नहीं है जहां पे हमें अपनी क्लास 12th की आईएससी अकाउंट की हर क्वेश्चन के सोल्यूशन मिल जाए। प्रॉब्लम क्या होती है ना यार, कि तुम यूट्यूब पे जाते हो, सर्च करते हो या गूगल पे जा रहे हो, तुम्हें कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तुम्हें सोल्यूशन तो मिल जाएगा, बट उसमें कोई भी अमाउंट किस तरीके से कैलकुलेट हुआ है वो तुमको खुद समझना पड़ता है। कुछ चीजें समझ में आ जाती हैं सर, पर कुछ चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। अब समस्या बहुत सारी हो सकता है क्लास में तुम अपने टीचर से पूछने से डर रहे हो, अपने फ्रेंड से डिस्कस नहीं कर रहे हो, तुम बस आंसर देख ले रहे हो, कॉपी कर ले रहे हो, ताकि होमवर्क जब टीचर्स चेक करे तो तुम्हें डांट ना पड़े, राइट, पनिशमेंट ना मिले। भाई ये सब चीजें ठीक है, समझो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बोर्ड एग्जाम में अल्टीमेटली सॉल्व तो बाबू तुम्ही को करना है, राइट। तो इसके लिए YouTube पे पहली बार हम शुरू कर रहे हैं अपने चैनल द लॉजिकल अकाउंटिंग पे आईएससी अकाउंट क्लास 12th बाय डीके गोयल। ईच एंड एवरी क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन बाबू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से हम हर एक क्वेश्चन को टच करेंगे और हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुमको, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस चैनल पे मिलने वाला है। तो दिस ईयर विल बी गुड। लेट्स स्टार्ट। तो बाबू, आज की जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अपना रेशियो एनालिसिस चैप्टर। और हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं रेशियो एनालिसिस के क्वेश्चन नंबर 1 से। सो लेट्स स्टार्ट। देखो बाबू, ये जो क्वेश्चन है इसमें, अच्छा एक चीज और, अगर तुम्हें किसी भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है कि सर ये रेशियो में क्या चीजें होती हैं, तो उसकी कॉन्सेप्ट की वीडियो पड़ी हुई है, नहीं समझ में आ रहा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाओ, कॉन्सेप्ट की वीडियो देखो और वापस से वीडियो कंटिन्यू करो। तो चलिए शुरू करते हैं। बाबू देखो, जो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है यहाँ पे आप देख सकते हो क्या कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कंप्यूट द करंट रेशियो। कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है और इससे क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि हमें क्या करना है, करंट रेशियो निकालना है बाबू इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो तुम्हें पता है कि करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। यानी हमें दो चीजें चाहिए सर इस क्वेश्चन में, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी। तो एक एक करके चीजें देखते हैं कि क्या है कैसे है। देखो वो जो पहला पॉइंट है वो हमारा क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग। और लैंड एंड बिल्डिंग क्या होता है, नॉन करंट एसेट होता है सर, ठीक है, इसको इग्नोर कर देंगे हम। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है बाबू, इन्वेंट्री। और इन्वेंट्री तो सर करंट एसेट में आता है, तो हम यहां पे लिख देंगे कि करंट एसेट इक्वल्स टू, अब जो जो करंट एसेट हम कंसीडर करने वाले, तो इन्वेंट्री हम कंसीडर करेंगे। देन ट्रेड रिसीवेबल हमारा, तो ट्रेड रिसीवेबल भी करंट एसेट में आता है। करंट इन्वेस्टमेंट भी हमारी करंट एसेट में आ जाएगी। बट सर ट्रेड पेबल तो करंट एसेट नहीं होता है, तो बाबू ट्रेड पेबल किस में आएगा, करंट लायबिलिटी में, ठीक है। इसके बाद लॉन्ग टर्म बोरिंग, नाम से क्लियर है सर, लॉन्ग टर्म, तो यानी कि ये क्या है, नॉन करंट है, तो इसको छोड़ दो बाबू। नेक्स्ट पॉइंट है शॉर्ट टर्म बोरिंग, तो शॉर्ट टर्म बोरिंग भी हम किस में लिखेंगे, अपना करंट लायबिलिटी में, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है प्रोविजन फॉर टैक्स, और ये क्या होता है बाबू, ये भी हमारा करंट लायबिलिटी होता है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स हमने ऐड कर दिया। इसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी हमारा किस में आ जाता है, करंट लायबिलिटी में। एंड लास्टली कैश एंड बैंक बैलेंस क्या होता है बाबू, करंट एसेट, तो जिसको हम ऐड कर रहे हैं अपने करंट एसेट में, ठीक। ये चीज आपने लिख ली। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल अमाउंट्स लिख लेंगे। तो इन्वेंट्री मेरा कितने का दिया हुआ, 70,000। ट्रेड रिसेल कितना दिया हुआ है, 90,000। इसके बाद से हमें क्या चाहिए, करंट इन्वेस्टमेंट, वो हमारे कितने का है, 35,000, राइट। एंड लास्टली हम यहाँ पे देखें तो हमारा कैश एंड बैंक बैलेंस कितना है, 5,000। अब इन चारों अमाउंट को ऐड करके हमारी वैल्यू कितनी आ जाए बाबू, 2 लाख रुपीज। और ये 2 लाख हम कहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे, राइट, करंट एसेट में। फिर हम अपनी करंट लाइबिलिटीज लिख लेंगे, जो कि हमारा शॉर्ट टर्म बोरिंग 20,000 का। अच्छा ट्रेड पेबल रह गया, चलिए पहले ट्रेड पेबल लिख लेते हैं, 46,000। ट्रेड पेबल के बाद क्या था बाबू, शॉर्ट टर्म बोरोइंग 20,000। देन वी हैव प्रोविजन फॉर टैक्स, जो कि क्वेश्चन में कितने का दिया है बाबू, 10,000 रुपीज का। एंड लास्टली आवर लास्ट करंट लाइबिलिटीज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 4,000। फिर इन चार वैल्यूज को हमें ऐड कर रहे हैं, तो मेरी करंट लाइबिलिटी कितनी निकल के आ गई बाबू, 80,000। दैट्स ऑल। अब हमें क्या करना है, 80,000 हमने करंट लाइबिलिटी लिख दी, और फिर 2 लाख डिवाइडेड बाई 80,000, मेरा करंट रेशियो आ गया 2.5:1, राइट। चलिए बढ़ते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है कि फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर गिवन टू यू, सो वी हैव सम इंफॉर्मेशंस।
और क्वेश्चन में इसके बाद क्या कह रहा है कि भैया दो चीज बता दीजिए इस क्वेश्चन में, एक तो करंट रेशो निकाल के बता दीजिए और दूसरा क्विक रेशो निकाल के बता दीजिए, ठीक है। तो पहला क्या करते हैं, पहले हम करंट रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट। सेम वही चीज है, करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब हमें दो चीज चाहिए, तो पहले हम लिख लेते हैं कि करंट एसेट में इस क्वेश्चन से क्या क्या चीजें आ सकती हैं, और फिर करंट लायबिलिटी में इस क्वेश्चन से क्या क्या चीजें आ जाएंगी, राइट। चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है बाबू, गुडविल। गुडविल क्या होती है, इनटेंजिबल एसेट यानी कि नॉन करंट एसेट। बट सर इन्वेंट्री तो किस में आता है, करंट एसेट में, तो इन्वेंट्री हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, जो कि मेरा कितना दिया है बाबू, 2,50,000। आफ्टर दैट वी हैव ट्रेड रिसीवेबल, जो कि क्या है, करंट एसेट है, जिसमें क्या आता है बाबू, डेटर। पर यहाँ एक चीज नोटिस करो, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, इसमें से 5,000 रुपए माइनस हुए हैं, जिसके बाद मेरा नेट ट्रेड रिसीवेबल आया 130। और एक बात ध्यान देना कि जब हम करंट और क्विक रेशियो निकालते हैं, ठीक है, तो करंट एसेट में हमें दो पॉइंट्स का ध्यान हमेशा रखना होता है। पहली बात कि जब भी हम डेटर लेंगे यानी कि ट्रेड रिसीवेबल, तो हमेशा उसमें से पीडीडी माइनस करके जो नेट डेटर आता है उसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। और इन्वेंट्री में बाबू लूज टूल और स्पेयर पार्ट को हमें क्या करना होता है, इग्नोर। ये दो बात हमेशा याद रखना, ठीक है। नहीं तो इसकी वजह से क्या होगा कि अगर तुमने सोचा कि नहीं सर डेटर तो मेरे 1,35 के हैं, तो मैं 1,35 लिख देता हूं, तो फिर तुम्हारा आंसर वहां पे क्या हो जाएगा, गलत, राइट। तो हम डेटर नहीं कंसीडर करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, नेट ट्रेड रिसीवेबल, जो कि कितना है बाबू, 130। इसके बाद से फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या बाबू, इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करंट एसेट हो जाएगी, ठीक है, जिसका अमाउंट हमें कितना दिया हुआ है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, राइट, 30,000 रुपीज। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 30,000। इसके बाद बाबू नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, यानी प्रीपेड एक्सपेंस। और प्रीपेड एक्सपेंस भी किस में आ जाता है बाबू, करंट एसेट में। अच्छा एक चीज और देखो, यहाँ मैंने क्या लिखा है, प्रीपेड एक्सपेंस नहीं लिखा है, एक्सपेंस पेड इन एडवांस ही लिखा है। बट बात ये सुनो, अगर तुम प्रीपेड एक्सपेंस लिख दे रहे हो मेरे लाल, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अच्छा होगा कि अगर तुम वही वर्डिंग्स यूज करो जो क्वेश्चन में दी हुई है, राइट। तो एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस हमारा क्वेश्चन में दिया था बाबू 20,000, वो हमने मेंशन कर दिया। फिर इसके बाद बाबू कैश एंड बैंक बैलेंस है, तो ये भी किस में आ जाता है, करंट एसेट में, तो इसको भी हम मेंशन कर देंगे कैश एंड बैंक बैलेंस, जो कि 40,000 दिया है, राइट। फिर बाबू अक्रूड इनकम है, कमाई है पर मिली नहीं है, राइट। मेहनत कर रहे हैं सर, पैसा नहीं मिल रहा है, करंट एसेट है राइट। तो अक्रूड इनकम भी बाबू किस में आ जाएगी, करंट एसेट में आ गई हमारी 10,000 रुपीज, राइट। चलो इसके बाद से बाबू जो अगला पॉइंट है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, जो कि बैंक ओवरड्राफ्ट है, ट्रेड पेबल और एक्सपेंस पेबल, यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये चार के चारों किस में आते हैं मेरे लाल, करंट एसेट में, सॉरी करंट लायबिलिटी है यार ये तो करंट लायबिलिटी बाबू। तो क्या करेंगे, इसको मेंशन कर देंगे, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड पेबल एंड एक्सपेंस पेबल, यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और इन चारों का अमाउंट एज इट इज 20, 30, 95 एंड 5, इसको हमने क्या कर दिया, मेंशन, राइट। और कुछ था नहीं बाबू, तो क्या किया, सारा करंट एसेट ऐड आपने कर लिया, ये आ गया 480, और सारी करंट लायबिलिटी ऐड करके कितना आ गया, 150। बस अब अपने फॉर्मूले में पुट कर दो, करंट एसेट 480 अपॉन करंट लायबिलिटी 1,50,000, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3.2:1। चलिए अगला इसमें पूछा था कि भैया कैलकुलेट कर देना एक और चीज, क्विक रेशियो। और तुम्हें पता है कि क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। सर क्विक रेशियो का कोई और नाम, बिल्कुल, क्विक रेशियो मतलब जल्दी जल्दी रेशियो, और जल्दी जल्दी रेशियो का नाम है पानी रेशियो, यानी लिक्विड रेशियो। और एक और नाम है इसका, क्या, तेजाब रेशियो, यानी एसिड टेस्ट रेशियो। चलिए तो तेजाब रेशियो हमारा निकल जाएगा अगर हम क्या निकाल लें बाबू, क्विक एसेट। और क्विक एसेट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट सर माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस और माइनस एडवांस टैक्स। बट हमें सिर्फ वही वैल्यूज लिखनी है जो क्वेश्चन में दी हुई है। अब देखो यहाँ दो तरीका है। पहला तरीका क्या है कि तुमने करंट एसेट 480 पहले से निकाल के रखा है, तो तुम करंट एसेट लिखो और इसमें से इन्वेंट्री दिया है इसको हटा दो,
और एक्सपेंस पेड इन एडवांस यानी प्रीपेड एक्सपेंस दिया, इसको माइनस कर दो। तो जब हम 480 में से अपनी इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस माइनस कर देंगे तो मेरी क्विक एसेट आ जाएगी 2,10,000। दूसरा तरीका क्या है क्विक एसेट निकालने का, कि सारी करंट एसेट आपको दी हुई है, इस सारी करंट एसेट में से तुम बस बाबू इन्वेंट्री को इग्नोर कर दो और दूसरा प्रीपेड एक्सपेंस को इग्नोर कर दो, यानी नेट ट्रेड रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कैश एंड बैंक और अक्रूड इनकम। अगर हम इन चार को भी ऐड कर दें तो भी मेरा क्या निकल के आ जाएगा, क्विक एसेट। सर बात तो वही है, कान को सीधा पकड़े या उल्टा, आंसर तो आना है, मतलब कान तो पकड़ा ही जाना है, राइट। तो क्विक एसेट निकल गया 210, और फिर हम करंट लायबिलिटी तो ऑलरेडी निकाल ही चुके थे 150। अब वैल्यूज को यहाँ पुट कर देंगे, क्विक एसेट 210 डिवाइडेड बाय 1,50,000 एंड आवर आंसर विल कम एज 1.4:1। चलो बाबू क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि हमारा रेशियो एनालिसिस चैप्टर। अच्छा यार एक चीज तो हम कर ही नहीं रहे सर। सर क्या कर रहे हैं आप, इसमें एक पॉइंट छूट रहा था, और उससे पहले आंसर तो वेरीफाई कर ले। पर ये क्या सर, आपने तो आंसर पे बैंडेज लगा के रखा हुआ है। चलो बैंडेज हटाते हैं बेटा, पर्दा हटाते हैं और देखते हैं हमारा आंसर है कि नहीं। तो करंट रेशियो 3.2:1 सर सही है, और क्विक रेशियो सर 1.4:1 ये भी सही है, राइट। चलो पर्दा अब गिरा दे, चलिए पर्दा गिर गया। इसके बाद बाबू अच्छा पिछले भी क्वेश्चन में आंसर वेरीफाई कर ही लेते हैं। ये देखो करंट रेशियो का आंसर कितना दिया हुआ है सर, 2.5:1, जो कि हमारा मैच कर रहा था। सर पर्दा क्यों लगा रखा है सर? बेटा जब भी तुम क्वेश्चन देखते हो अपने दिल पे हाथ रख के पूछो, क्वेश्चन से पहले तुम्हारी नजर आंसर पे जाती है कि नहीं? जाती है सर। तो इसीलिए पर्दा लगा रखा है बेटा, ठीक है। चलो क्योंकि बेटा एग्जाम में आंसर तो रहेगा नहीं, तो पर्दा उठाने के लिए पर्दा होना भी तो चाहिए। इट्स बेटर कि तुम उस आदत को छोड़ो, राइट। तो इसीलिए आंसर को पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। चलो आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और सर क्वेश्चन नंबर 3 ना बेटा अपने टाइप का ही क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को समझने के लिए ना तुम्हें एक छोटू सी बैलेंस शीट याद होनी चाहिए। अब छोटू सी बैलेंस शीट को मैंने नाम दिया बाबू मिनी बैलेंस शीट, और एक्चुअल में मिनी बैलेंस शीट कुछ है नहीं, जो बड़ा वाला बैलेंस शीट तुमने रटा है ना उसी को हमने समराइज कर दिया है। पर ये छोटू सी बैलेंस शीट बड़े काम की है, ये इस टाइप के क्वेश्चन को तो सॉल्व करने में हेल्प करती है। एंड जब आप सॉल्वेंसी रेशियो पढ़ते हो ना, जिसमें डेप्ट इक्विटी, डेप्ट टू एसेट और प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता है, तो उसमें 75% रेशियो यानी कि शुरू के 3 रेशियो को सॉल्व करने में भी ये इत्तू सी बैलेंस शीट बड़ी हेल्प करती है। तो चलिए समझ लेते हैं पहले अपनी मिनी बैलेंस शीट को, और उसके बाद बढ़ेंगे हम क्वेश्चन की तरफ। तो देखो अब इस मिनी बैलेंस शीट में एसेट साइड पे हमको पता है सर दो चीजें आती है सर, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। और बाबू नॉन करंट और करंट एसेट को जोड़ के क्या निकल के आ जाता है, टोटल एसेट निकल के आ जाता है सर। और टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी का टोटल मेरे मुन्ना हमेशा क्या होता है, सेम होता है सर। चलो तो ये तुमको पता चल गया कि सर नॉन करंट एसेट जोड़ के टोटल एसेट आती है, और टोटल एसेट बराबर होती है सर किसके, टोटल लायबिलिटी के। अब मेरे लाल देखो, लायबिलिटी साइड पे तीन चीजें होती हैं। एक सर इक्विटी, जिसको हम और क्या बोलते हैं बाबू, शेयर होल्डर फंड। दूसरा क्या आता है बाबू, नॉन करंट लायबिलिटी। और तीसरा क्या आता है, करंट लायबिलिटी सर। और इन तीनों को ऐड करके क्या आ जाती है, टोटल लायबिलिटी। अब जरा एक चीज और समझो, शेयर होल्डर फंड में तुमने रट के रखा होगा कि सर शेयर होल्डर फंड में दो चीजें आती है सर। एक तो आता है बाबू हमारा शेयर कैपिटल, और दूसरा क्या आता है मेरे लाल, रिजर्व एंड सरप्लस सर। ठीक है, रिजर्व का मतलब होता है सर सारे रिजर्व, और सरप्लस का मतलब बाबू तो तुम जानते हो, बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये बैलेंस बाबू चाहे पॉजिटिव हो यानी क्रेडिट बैलेंस हो, या निगेटिव हो डेबिट बैलेंस हो, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, लॉस लॉस सर। लॉस क्या होता है, कहां जा रहे हैं आप सर, मोक्ष की तरफ मत बढ़िए, यहां ध्यान दीजिए। चलिए तो बाबू शेयर कैपिटल में या सॉरी शेयर होल्डर फंड में दो चीजें आती हैं, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। चलिए तो इक्विटी क्लियर हो गया आपको। दूसरी चीज क्या होती है सर, नॉन करंट लायबिलिटी। और नॉन करंट लायबिलिटी का उनके घर वालों ने बड़े प्रेम से नाम रखा है बाबू डेप्ट, और इनके चाचा इनको बड़े प्यार से बुलाते हैं लॉन्ग टर्म डेप्ट। तो जब भी वो बोले डेप्ट, छोटा वाला बेटा नहीं उठेगा, कौन उठेगा बेटा, लॉन्ग टर्म डेप्ट उठेगा। ठीक है, तो नॉन करंट लायबिलिटी का एक और नाम क्या हो गया, डेप्ट। और इनके चाचा इनको प्यार से क्या बुलाते हैं, लॉन्ग टर्म डेप्ट।
और इनके छोटे भाई का क्या नाम है बेटा? करंट लायबिलिटी, जिनको हम शॉर्ट टर्म डेप्ट भी बोल सकते हैं। और छोटा भाई और बड़ा भाई मिलके क्या बन जाते हैं बाबू? टोटल डेप्ट बन जाते हैं। चलिए, इतना दर्द अगर आपने सह लिया है तो आपने मिनी बैलेंस शीट को आत्मसमर्पित कर लिया है। चलिए बाबू, अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। सर बहुत हो गया बकवास, कुछ समझा दीजिए सर, क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। ध्यान दो, बस बस, हो गया, बस हो गया। देखो, कह रहा है सर करंट रेशियोस में बता दीजिए। और करंट रेशियो एज इट इज, बेटा एक काम करना, एग्जाम में फॉर्मूला हमेशा लिखना, कॉपी में भी फॉर्मूला हमेशा लिखना। फॉर्मूला लिखने का एक बड़ा सा फायदा है। फायदा ये सर, आप जितनी बार फॉर्मूला लिखते हैं आपको रिवाइज होता जाता है। लिखा करो बेटा, एग्जाम में फॉर्मेट पे फॉर्मूले पे भी नंबर रहता है। चलो, करंट रेशियो का फॉर्मूला आता है सर, शॉर्ट फॉर्म चलेगा क्या सर? नहीं चलेगा नालायक, शॉर्ट फॉर्म में नंबर भी शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, एग्जामिनर को नंबर देना रहेगा सर 5, एग्जामिनर सर इतना ही बना के चलाएगा। ठीक है, समझ रहे हो नालायक? अगर पता चला 10 नंबर का क्वेश्चन और एग्जामिनर शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ एक दे देगा, कहेगा जीरो छोड़ देते हैं, शॉर्ट फॉर्म है सर। समझे कि नहीं? तो फुल फॉर्म लिखना है, समझ गए? चलो, आ जाते हैं बाबू सर, करंट रेशियो का फॉर्मूला था करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। सर दो चीजें चाहिए इसमें, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। पर ये क्या सर, इसमें कहीं पे भी ना तो करंट एसेट दिख रहा है ना तो करंट लायबिलिटी दिख रहा है। मेरे मुन्ना, ये बैलेंस शीट किस लिए है? इसीलिए ध्यान दो। देखो, टोटल एसेट दिया है इस क्वेश्चन में, हाँ सर टोटल एसेट दिया है। इसके अलावा सर इस क्वेश्चन में एक और चीज दी है, देखो जो दिया है उसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ग्रीन से कर दीजिए सर। चलो ग्रीन से कर देते हैं मेरे लाल। टोटल एसेट हो गया, इसके अलावा एक और चीज दी है बाबू, क्या दिया है? देखो नॉन करंट एसेट दिया, तो सर नॉन करंट एसेट भी हाईलाइट कर दिए। अब ये बताओ मेरे बाबू, जब तुमको टोटल एसेट पता है, तुमको नॉन करंट एसेट पता है, तो क्या करंट एसेट नहीं पता चल जाएगा? पता चल जाएगा सर। देखो बस, करंट एसेट इक्वल्स टू टोटल एसेट माइनस नॉन करंट एसेट। वैल्यू रख देते हैं, 40 में से 22 माइनस कर देंगे बाबू, तो 40 माइनस 22 लाख, कितना आंसर आ जाएगा? 18 लाख सर। करंट एसेट पता चल गया, चलो 18 लाख यहाँ पे हमने लिख दिया। दूसरा क्या चाहिए बाबू? करंट लायबिलिटी। चलिए कुछ और निशानेबाजी करते हैं सर, हाइलाइटर का प्रयोग करते हैं, कुछ और मार्किंग करते हैं। चलिए, अगला पॉइंट है बाबू शेयर होल्डर फंड, जो कि टोटल में नहीं दिया हुआ है मेरे लाल। इसके अंदर दो चीज दी है, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। तो कोई दिक्कत नहीं है सर, पता तो चल ही रहा है कि इक्विटी है यानी शेयर होल्डर फंड है, यानी शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस। सर कितना यानी? बस बाबू खत्म। इसके बाद एक और चीज क्वेश्चन में दी है, नॉन करंट लायबिलिटी, और नॉन करंट लायबिलिटी भी पता है। अब ये बताओ बाबू, जब तुमको इक्विटी पता है, नॉन करंट लायबिलिटी पता है, और तुमको टोटल एसेट पता है, तो टोटल एसेट तो टोटल लायबिलिटी के बराबर होता है। तो अगर टोटल लायबिलिटी पता है और ये दोनों पता है, तो क्या ये क्वेश्चन मार्क सीएल बदतमीज कहीं का पता नहीं चल पाएगा? चल जाएगा सर। चलिए लिख देते हैं सर, टोटल एसेट में से, सर यहाँ टोटल लायबिलिटी नहीं लिख सकते? लिख सकते हो बाबू, पर वो लिखो जो पता है। सर दोनों सेम तो होता है। अरे नालायक, अभी कुछ देर पहले क्या बताया तुमसे, जो नाम दिया है वही यूज करना है सर। चलिए, टोटल एसेट में से सर क्या माइनस कर दें? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, यानी कि इक्विटी माइनस कर देंगे, और नॉन करंट लायबिलिटी माइनस कर देंगे। तो जो करंट लायबिलिटी मिसिंग है वो 5 लाख है सर, पता चल गया। शाबाश। चलो, 18 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख, आवर आंसर विल बी 3.6:1। सर पर्दा तो हटा दीजिए सर। लो बाबू, पर्दा हट गया, 3.6:1। ठीक है, चलिए आंसर मैच हो गया। चलो बाबू, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। बस सर, बस सर, बस सर, अरे नहीं नहीं, बस एक क्वेश्चन और इसके बाद करेंगे, उसके बाद ये वीडियो हो जाएगी समाप्त। बट पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। वैसे ही मिनी बैलेंस शीट पे बेस्ड है बाबू। सर मिनी बैलेंस शीट एग्जाम में बनाना है क्या? नहीं बनाना है, ये तुम्हारे लिए है नालायक। तुम्हारे बहुत मन करेगा एग्जाम में बनाने का, रफ पेज पे जाना, मिनी बैलेंस शीट बनाना, और सारे फॉर्मूले का आविष्कार खुद करना। सब आविष्कार कर लेंगे सर, सब बना लेंगे, बस मिनी बैलेंस शीट आ गया है सर। थैंक यू सर। चलो बाबू, आ जाओ इस पे। क्या कह रहे हैं सर, करंट रेशियो बता दीजिए। फिर से वही फॉर्मूला चिपका देते हैं सर। सर क्या आप कॉपी पेस्ट करते हैं? बेटा सारा फॉर्मूला लिखे, कुछ भी कॉपी पेस्ट नहीं किए। देखो, करंट रेशियो मतलब कभी कभी कर लेते हैं, पर आज नहीं किए हैं, प्रॉमिस। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है सर? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। चलो बाबू, दो चीज चाहिए, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो क्या दिया है, टोटल एसेट, लैंड बिल्डिंग मशीनरी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी। सर फिर से नहीं दिखा सर, ना तो करंट एसेट ना करंट लायबिलिटी। अरे बालक, परेशान क्यों हो रहे हो? हर चीज का समाधान है, चलिए ढूंढते हैं। देखिए सर, आप तो हाईलाइट पहले से कर दिए सर, ये तो चीटिंग। अरे चीटिंग कुछ नहीं है मेरे लाल। देखो, टोटल एसेट दिया है सर, टोटल एसेट हाईलाइटेड है। सर ये लैंड बिल्डिंग मशीनरी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, आप फॉर्मेट रट के बैठे हैं सर,
ये तीनों का तीनों किस में आता है, नॉन करंट एसेट में। यानी इनडायरेक्टली सर नॉन करंट एसेट भी गिवन है। चलो दोनों हाईलाइट हो गया। अब मेरे लाल अगर टोटल एसेट पता है, नॉन करंट एसेट पता है, तो क्या करंट एसेट नहीं पता चल जाएगा? बिल्कुल पता चल जाएगा सर। ठीक है लिख देते हैं बाबू, करंट एसेट फॉर्मूले का आविष्कार हो चुका है। तालियां बजाओ बच्चों। करंट एसेट इक्वल्स टू टोटल एसेट माइनस लैंड बिल्डिंग प्लस मशीनरी प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो चलो वैल्यूज दी थी बाबू 12 लाख, लिख दिया 12 माइनस ये लैंड बिल्डिंग मशीनरी और इन्वेस्टमेंट कितना है, 6 1 1 40, लिख देते हैं 6 लाख प्लस 1 लाख प्लस 140, और 12 में से इन तीनों को माइनस करके कितना आ गया, 360। चलिए 360 यहाँ पे हमने लिख दिया। अब दूसरा क्या चाहिए बाबू, करंट लायबिलिटी चाहिए सर। करंट लायबिलिटी कैसे पता चलेगा, देखो नॉन करंट लायबिलिटी दिया है यानी कि ये पता है, और क्या दिया है सर, ये देखो शेयर होल्डर फंड भी दिया है, तो शेयर होल्डर फंड यानी इक्विटी पता चल गया। अब बाबू अगर टोटल एसेट पता है तो टोटल लायबिलिटी पता है, और अगर टोटल लायबिलिटी पता है, इक्विटी नॉन करंट लायबिलिटी पता है, तो क्या करंट लायबिलिटी पता चल जाएगा। सर पता चल गया, लिख दो बाबू फॉर्मूले में। सर ये कौन सा तरीका है सर, बेटा चाहे ऐसे कर लो या ऐसे लिख लो, आंसर वही आना है। प्रेजेंटेशन का फर्क है, तुम्हें जैसे पसंद आ रहा है वैसे प्रेजेंट कर लो। देखो टोटल एसेट सर हमने लिख दिया, टोटल एसेट माइनस इसमें से दो चीजें कर देंगे सर, इक्विटी और नॉन करंट लायबिलिटी, माइनस शेयर होल्डर फंड यानी कि इक्विटी और नॉन करंट लायबिलिटी। तो 12 में से सर ये 8 50 और 1 10, सर ये ब्रैकेट में क्या है सर, बेटा कोई भी निगेटिव अमाउंट होता है उसको ब्रैकेट में ही लिखा जाता है। ठीक है, तो 12 लाख में से हमने 850 और 110 माइनस किया, और ये मेरा आंसर आ गया 2,40,000 का, और इसको यहां से यहां चिपका देते हैं सर, बस काम खत्म। 360 डिवाइडेड बाई 240, और आंसर आ गया 1.5:1। वक्त हो गया सर पर्दा उठाने का, पर्दा उठाते हैं बाबू, करंट रेशियो का आंसर मैच कराते हैं 1.5:1। ठीक है चलो आंसर, अरे सर हाँ ठीक है 1.5:1 मैच हो गया। चलिए बढ़ते हैं बाबू अगले सवाल की तरफ, जो कि अपने टाइप में अनोखा सवाल है। 1.5:, सर पिछला आंसर क्यों दोहरा रहे हैं सर, सॉरी मेरे लाल, चलो भावुक हो जाते हैं थोड़ा सा। ठीक है देखो, अब ये जो सवाल है ना, इस टाइप का क्वेश्चन अभी अभी जस्ट यही पिछले साल नहीं सर, बस यही 10 दिन पहले, 10 दिन पहले भी नहीं सर, आज क्या डेट है सर, आज कुछ भी डेट होगी सर, 4 5 दिन पहले बेटा अकाउंट्स बोर्ड का एग्जाम हुआ था। हाँ याद आ गया, 11 तारीख को अकाउंट्स का एग्जाम हुआ था। आज आपकी है शायद 16 तारीख, नहीं आज 14 तारीख है। ठीक है हाँ 14 है सर, पर फरवरी नहीं सर, मार्च, 14 मार्च। कहाँ फ्लैशबैक में चले जाते हैं सर आप, वापस आइए। 14 मार्च है बाबू, 11 मार्च को अकाउंट्स बोर्ड का पेपर हुआ था, और अकाउंट्स बोर्ड के पेपर में, आईएससी बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन आया था, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आया था कि आपको एक रेशियो दे देगा और फिर उसमें बोलेगा कि सर ये एक चेंज हो रहा है, बताइए इस ट्रांजेक्शन की वजह से मेरे रेशियो पे क्या फर्क पड़ जाएगा, नहीं क्या फर्क पड़ जाएगा बताओ, क्या फर्क पड़ जाएगा। चलिए समझते हैं फर्क। ठीक है देखो, अच्छा पहले तो समझ लेते बेटा, देखो इस टाइप का क्वेश्चन ना सिर्फ करंट रेशियो में नहीं, जब सॉल्वेंसी पढ़ोगे या और कोई रेशियो पढ़ोगे वहां पे भी इस टाइप का क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना होता है वो सीखते हैं। देखो कह रहा है क्वेश्चन में, अच्छा ये टाइप का क्वेश्चन होता क्या सर, पहले वो तो समझा दीजिए, बड़ा सिंपल सा है। देखो जब भी कभी किसी क्वेश्चन में पहले से एक रेशो निकाल के दे दे, और फिर तुमको कुछ ट्रांजैक्शन बताए और कहे बेटा ये बताओ कि अगर ये ट्रांजैक्शन हुआ तो इसकी वजह से मेरा रेशो सर इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, या उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है चलिए अच्छी बात है, तो समझते हैं इस टाइप का क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करते हैं। देखो अब करंट रेशियो पूछा है, लिख लो फॉर्मूला, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, जो कि कितना दिया है 2:1। बचपन में पढ़े थे आप कि जो ऊपर वाली वैल्यू होती है इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे वाली वैल्यू होती है इसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। बेटा इसको हिंदी में क्या बोलते हैं सर, सर इसको बोलते हैं अंश, और इसको बोलते हैं हर। ठीक है हर, ठीक है, तो अंश और हर आपको दिया हुआ है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब देखो अब इस टाइप का क्वेश्चन बड़ा सिंपल होता है, ये क्या बोल रहा है कि सर करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में जो रिलेशन है वो 2:1 का है, यानी अगर मेरी करंट लायबिलिटी 1 की होगी तो करंट एसेट कितने की होगी, 2:, सॉरी 2 की होगी। यानी अगर अगर मैं तुमसे बोलूं बेटा करंट लायबिलिटी मेरी 100 रुपए की है तो करंट एसेट कितनी होनी चाहिए सर, 200 की। अगर मेरी करंट लायबिलिटी सर 1 लाख की है तो करंट एसेट कितने का होना चाहिए सर, 2 लाख का। बड़ा सिंपल लग रहा है, चलो रुको। अगर मेरी करंट लायबिलिटी सर 1.5 लाख की है तो मेरी करंट एसेट कितनी होगी, अरे सर इतने भी बेवकूफ नहीं है, 1.5 लाख का डबल 3 लाख होगी। बस बस बेटा तुम समझ गए, समझदार हो तुम, अरे मेरे बच्चे सब तेज हैं। चलो देखो, तो ये चीज तुम समझ गए कि ये रेशियो से हम क्या पता कर लेंगे सर, रेशियो से पता कर लेंगे हम कि क्या रिलेशन है एक का दूसरे से। अब देखो बड़ी सिंपल सी बात है बाबू,
अगर अगर मेरे करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में चेंज आएगा तो ही मेरे रेशियो में चेंज आएगा। अगर फॉर्मूला जिस चीज का दिया है और उसमें जो चीज यूज होती है अगर इसके अलावा किसी चीज में चेंज आए, जैसे अगर हमने बोल दिया कि मैंने इक्विटी शेयर इशू किया है इन रिटर्न ऑफ एनी एसेट, मतलब कि मैंने बिल्डिंग खरीदी किसी से और उसको बदले में शेयर इशू कर दिया, तो बेटा इससे मेरी इक्विटी बढ़ जाएगी और मेरी नॉन करंट एसेट यानी बिल्डिंग बढ़ जाएगी। तो ना तो इस ट्रांजैक्शन से मेरे करंट एसेट पे फर्क पड़ रहा है ना करंट लायबिलिटी पे फर्क पड़ा, यानी मेरे रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, इतू सा भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहली बात सर, रेशियो पे फर्क कब पड़ेगा? जब रेशियो के फॉर्मूले में जो चीज यूज हो रही है उसके अमाउंट में चेंज आए। चलो पहली चीज क्लियर हो गई, ठीक है। दूसरी बात, अगर मेरा जो रेशियो है इससे रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन है और उस ट्रांजैक्शन की वजह से जो मेरे रेशियो में चेंज आ रहा है वो इसी प्रपोर्शन में चेंज आ रहा है, तो भी मेरे रेशियो में फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब है कि अगर हम करंट रेशियो का एग्जांपल लें जिसमें करंट एसेट और करंट लायबिलिटी है, तो अगर मेरा करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों इंक्रीज हो रहा है या फिर दोनों ही डिक्रीज हो रहा है, लेकिन ये इंक्रीज और डिक्रीज किस प्रपोर्शन में बाबू? सेम प्रपोर्शन में, 2:1 में, तब मेरे रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी करंट एसेट बाबू 5 लाख से बढ़ रही है और मेरी करंट लायबिलिटी उसका हाफ यानी 2,50,000 से बढ़ रही है, तो मेरा रेशियो नहीं बदलेगा। या फिर मेरी करंट एसेट और करंट लायबिलिटी इसी 2:1 के प्रपोर्शन में डिक्रीज हो रही है, तो भी मेरे रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये चीज पहले आपको क्लियर हो गई कि रेशियो कब चेंज नहीं होगा? जब सेम प्रपोर्शन में ये दोनों चीजें इंक्रीज और डिक्रीज होंगी सर, तब रेशियो पे फर्क नहीं पड़ेगा। और जो चीजें मेरे फॉर्मूले में आती सर उसके अलावा अगर किसी चीज में चेंज हो रहा है तो भी मेरे रेशियो पे फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं रेशियो कब इंक्रीज होगा सर और रेशियो कब डिक्रीज होगा। ये भी बड़ा सिंपल सा है बाबू। देखो क्या करना है, बड़ी सिंपल सी चीज है, ये बचपन में ही सीखे हो फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अगर ऊपर वाली वैल्यू इंक्रीज होगी तो रेशियो इंक्रीज होगा और ऊपर वाली वैल्यू डिक्रीज होगी तो रेशियो डिक्रीज होगा। इसका अपोजिट हो जाए नीचे के साथ यानी हर के साथ सर, डिनोमिनेटर के साथ। अगर नीचे वाला वैल्यू इंक्रीज होता है, ठीक है, तो मेरा रेशियो डिक्रीज होगा, और अगर नीचे वाली वैल्यू डिक्रीज होती तो मेरा रेशियो इंक्रीज होगा। पर सर दोनों में चेंज आएगा तो क्या होगा? तो देखेंगे बाबू प्रपोर्शन के हिसाब से। यहां पढ़ लो क्या लिखा हुआ है, if numerator increase only और denominator decrease only my ratio will increase। और इसके अपोजिट अगर मेरा न्यूमरेटर डिक्रीज हो रहा है, न्यूमरेटर डिक्रीज हो रहा है या फिर डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है, तो मेरा रेशियो क्या होगा बाबू? डिक्रीज होगा। चलिए समझ गए आप? तो अगर इतनी चीजें क्लियर है बाबू तो फटाफट से एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें 5 7 पॉइंट है बाबू, एक एक करके समझ लेते हैं क्या फर्क पड़ने वाला है। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, मैंने कुछ गुड्स को उधार खरीदा है। बेटा जब तुम गुड्स को उधार खरीदोगे तो तुम्हारी करंट एसेट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी सर, क्योंकि गुड्स खरीद रहे यानी इन्वेंट्री आ रही है तो करंट एसेट बढ़ गया। अब अगर सपोज करो मैंने 100 रुपए का इन्वेंट्री खरीदा है तो मेरी करंट एसेट 100 से बढ़ गई, पर सर मैंने तो उधार खरीदा है यानी मेरे क्रेडिटर बढ़ेंगे यानी करंट लायबिलिटी भी बढ़ेगी। अरे सर ये तो दोनों इंक्रीज हो रहा है, रेशियो में चेंज नहीं होगा। रुक जाओ नालायक, अगर 100 का स्टॉक खरीदें तो मेरा क्रेडिटर भी तो 100 से बढ़ेगा। और मैंने क्या सिखाया है कि अगर दोनों इंक्रीज हो रहा है तो ये प्रपोर्शन में इंक्रीज होना चाहिए, यानी अगर करंट एसेट 100 से बढ़ रहा है तो इसको 50 से बढ़ना था। या ऐसे बोलूं कि अगर करंट एसेट करंट लायबिलिटी 100 से बढ़ी है तो इसको 200 से बढ़ना था। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि सर ये तो 100 से इंक्रीज हुआ बट ऊपर वाला 200 से इंक्रीज नहीं हुआ, सिर्फ 100 से इंक्रीज हुआ? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मेरा डिनोमिनेटर तो इंक्रीज हो गया सर पर न्यूमरेटर इंक्रीज नहीं हुआ? और अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज होता है बाबू तो मेरा रेशियो क्या होता है? डिक्रीज। सर पर्दा हटाइए, थोड़ा वेरीफाई कर ले। कर लो बाबू, यहां ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो। देखो पर्दा हट गया, मेरा रेशियो क्या हो गया? रिड्यूस। चलिए अगले सवाल का जवाब आप वीडियो पॉज करके खुद देने की कोशिश करिए। चलिए देखिए क्या कह रहा है सर, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। गुड्स को खरीदे सर, पैसा देके खरीदे हैं सर। गुड्स खरीदे हो बाबू, फिर से तुम्हारा इन्वेंट्री यानी कि करंट एसेट क्या हो जाएगा?
इंक्रीज हो जाएगा। पर पैसा दे के खरीदें सर, यानी कैश चला गया, और जब कैश जाएगा बेटा तो करंट एसेट ही डिक्रीज होगी। यानी 100 रुपए का सामान खरीदे सर, 100 रुपए से स्टॉक बढ़ा, लेकिन 100 रुपए से कैश भी कम हो गया। अल्टीमेटली मेरे करंट एसेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, जितने की थी सर उतने की रहेगी। और लाइबिलिटी के बारे में तो कुछ बोला नहीं, तो सर अगर अल्टीमेटली किसी चीज में चेंज नहीं हुआ तो मेरे रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर्दा हटा के देखते हैं सर, रेशियो में कोई चेंज नहीं आया सर। चलिए, तीसरा पॉइंट बोल रहा है बाबू, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, बस थोड़ा सा ही। सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 50 फॉर 60 ऑन क्रेडिट। 50,000 रुपए का सामान सर 60,000 में बेचें, वो भी उधार। ठीक है, देखो 50,000 का तुमने सामान बेचा तो तुम्हारी इन्वेंट्री यानी कि करंट एसेट 50 से डिक्रीज हो गई। लेकिन उधार बेचे सर तो मेरा डेटर बढ़ेगा, और डेटर क्या होता है, करंट एसेट। तो डेटर मेरा इंक्रीज हुआ, लेकिन ध्यान दो, गुड्स तो गया 50 का, तो इन्वेंट्री तो 50 से कम हुई, लेकिन मेरा डेटर बढ़ गया 60 से। तो अल्टीमेटली क्या मैं बोल सकता हूं कि मेरा करंट एसेट 10,000 से बढ़ गया, लेकिन करंट लायबिलिटी में तो कोई चेंज आया ही नहीं। और अगर न्यूमरेटर सर इंक्रीज होता है तो मेरा रेशियो भी क्या होता है बाबू, इंक्रीज। वेरीफाई कर लो, देखो तीसरा आंसर क्या है, इम्प्रूव। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्या है बाबू, टू सेल अ नॉन करंट एसेट एट अ स्लाइट लॉस। सर नॉन करंट एसेट बेच रहे हैं सर, करंट एसेट करंट लायबिलिटी नहीं है सर, रेशियो में कोई चेंज नहीं पड़े। अरे बदतमीज, रुको जरा, नॉन करंट एसेट बेच रहे हो ना, नॉन करंट एसेट तुमने बेचा है तो नॉन करंट एसेट तो गई सर, इसकी जरूरत नहीं है, पर बेचे हो तो पैसा आया ना। और कैश अगर इंक्रीज हुआ मतलब करंट एसेट इंक्रीज हुई। और बेटा अगर करंट एसेट इंक्रीज हो रही है यानी न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहा है, तो रेशियो क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा सर। वेरीफाई कर लेते हैं, चलो रेशियो क्या हुआ है, इंप्रूव है सर। हाँ सर, जल्दीबाजी नहीं करेंगे सर। चलो अगला कह रहा है, टू बोरो मनी ऑन अ प्रोमिसरी नोट, बीपी। बीपी क्या होता है बेटा, करंट लायबिलिटी होती है। ठीक है, हमने पैसे उधार लिए हैं, तो जब आपने पैसा लिया तो आपकी करंट एसेट इंक्रीज हो गई, और आपने पैसा उधार लिया है तो आपकी करंट लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। सर दोनों इंक्रीज हो रहा है बेटा, दोनों इंक्रीज हो रहा है, लेकिन सेम अमाउंट से इंक्रीज हो रहा है। अगर 100 रुपए का मैंने लोन लिया है तो 100 रुपए आया, तो 100 रुपए से लायबिलिटी भी बढ़ी। बट अगर नीचे वाला 100 से बढ़ना था तो ऊपर वाला 200 से बढ़ना था। यानी हम बोल सकते हैं कि नीचे वाला तो इंक्रीज हुआ सर, पर ऊपर वाला उतना इंक्रीज नहीं हुआ। और अगर मेरा डिनोमिनेटर इंक्रीज होता है सर तो मेरी रेशियो डिक्रीज होती है। देख लो, रेशियो रिड्यूस हुई है। ठीक है, चलो सिक्स्थ पॉइंट पे आ जाते हैं बाबू। सिक्स्थ पॉइंट क्या कह रहा है, टू गिव प्रॉमिसरी नोट टू अ क्रेडिटर। बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है सर। मैंने अपने एक क्रेडिटर को प्रॉमिसरी नोट यानी बीपी दिया है। क्रेडिटर को अगर तुमने सेटल किया है बिल देकर तो तुम्हारे क्रेडिटर यानी करंट लायबिलिटी कम हो गए, बट तुमने बदले में बिल्स पेबल दिया है प्रॉमिसरी नोट, तो एक लायबिलिटी बढ़ भी तो गई। तो जितने की करंट लायबिलिटी डिक्रीज थी सर, उतने की ही करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। यानी अल्टीमेटली लायबिलिटी उतनी की उतनी रह गई सर, कोई फर्क नहीं पड़ा। और करंट एसेट में तो फर्क पड़ नहीं रहा है बेटा, तो यानी कि रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा। देख लो, नो चेंज सर। ठीक है सर, बढ़ जाते हैं बाबू अपने लास्ट पॉइंट की तरफ। पेमेंट ऑफ डिक्लेयर्ड डिविडेंड। सर हमने डिविडेंड पे किया, डिविडेंड हमको पे करना था बेटा, हमने पे नहीं किया था, यानी लायबिलिटी थी। ठीक है, अब सुनो, तुमने अपनी लायबिलिटी पे कर दी, लेकिन बेटा हाथ से तो पैसा दोगे, मतलब हाथ से ही दोगे, लेकिन जब पैसा दे रहे हो तो तुम्हारा कैश क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो करंट एसेट डिक्रीज हो गई सर, साथ में डिविडेंड यानी अपनी एक लायबिलिटी सेटल कर रहे हैं, तो सर करंट लायबिलिटी भी डिक्रीज होगी। अब मुद्दे की बात यह है कि जितने का करंट, जितना तुमने दिया उतने से ही लायबिलिटी डिक्रीज होगी, यानी 1:1 फॉलो हो रहा है। सर करंट एसेट अगर डिक्रीज हो रही तो करंट लायबिलिटी भी डिक्रीज हो रही, पर मुद्दे की बात यह है, अगर करंट लायबिलिटी 1 से डिक्रीज हुई तो इसको तो 2 से डिक्रीज होना था। यानी हम बोल सकते हैं कि मेरा डिनोमिनेटर तो डिक्रीज हुआ, लेकिन न्यूमरेटर उस हिसाब से डिक्रीज नहीं हुआ। और बेटा अगर डिनोमिनेटर डिक्रीज होता है तो मेरा रेशियो क्या हो जाता है बाबू, इंप्रूव हो जाता है। देखो मेरे लाल, रेशियो क्या हुआ है, इंप्रूव। ठीक है, आई सपोज कि इस टाइप का क्वेश्चन आप कर ले रहे हो बाबू अब, और आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई। और अब अगले, सर ये पर्दा हटा दीजिए सर, ये वाला पर्दा आपने नहीं हटाया। हाँ बेटा, इसी पे बात करने वाले हैं। देखो पर्दा हटा दे रहे हैं, खुश हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 9 आर सेम।
ठीक है, और इस चीज को और डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। ये क्वेश्चन तुम खुद से ट्राई कर सकते हो, आना होगा तो 1 नंबर में आ जाएगा, अभी इसी बार आया हुआ है। तो तुमको करना क्या है कि क्वेश्चन नंबर 5A हमने किया है, 5B से लेकर 9 तक जितने भी क्वेश्चन है तुम्हें जब भी टाइम मिले फ्री टाइम में बस इसका थोड़ा सा जाप कर लेना बेटा, तुम्हारा अकाउंटेंसी तीव्र हो जाएगा, ठीक है, तेज हो जाएगा, स्मार्ट बन जाओगे, राइट। और स्टिल अगर तुम्हें कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है कि सर हम कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन देख रहे हैं तो उसमें एक ट्रांजेक्शन था सर क्लियर ही नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कमेंट कर देना, आई विल एक्सप्लेन, राइट। चलिए, लेट्स कीप ओनली दिस मच फॉर टुडेज वीडियो, और अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर, पर्दा सर फिर से आ गया, क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करेंगे सर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, मीटिंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।